देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस में जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो पेपर आने वाले हैं, पेपर 7 और पेपर 8, या उसे हम जनरल स्टडीज़ पेपर 5 और पेपर 6 भी कह सकते हैं। उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ये जो पेपर हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 2 पेपर हैं, 200 मार्क्स के, यानी 400 मार्क्स के हैं, तो एक बहुत बड़ा चंक है उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है? तो यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ ताकि माइंड में आपके बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, या तो जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड को इतने वास्ट तरीके से पढ़ना होगा, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पास्ट में कभी ग्रुप सी का पेपर दिया होगा या प्री वगैरह देते रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है दोनों ही को, कि देखिए, ये प्री पेपर नहीं है, ना ये एमसीक्यू टाइप का है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे पढ़ना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि जैसे आपको परमार डायनेस्टी, सपोज़ आप परमार डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम प्री के लिए तैयार करते हैं कि एक-एक चीज़ कि परमार डायनेस्टी में जैसे कनकपाल ने क्या करा और उसके बाद सुदर्शन शाह ने क्या करा, एक-एक डीप में जाके चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है? तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक पूरा बताऊँगा कि होल किस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है, और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसको और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस दिया गया है और सिलेबस वेल डिफाइंड है। सिलेबस से बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और यही जो सिलेबस है आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्री में आपने पढ़ा होगा और अब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल स्टडी पेपर 5 की बात कर रहे हैं हम, नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है? ये 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे पहला है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। देखिए, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की हम जब मेनली बात करते हैं, तो जैसे ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और मेजर आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ उत्तराखंड, ये तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़नी है। ठीक है? बट द मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो बन जाती है, 3 चीज़ें हैं। एक तो कत्यूरी डायनेस्टी हो गया, परमार डायनेस्टी हो गया और चंद डायनेस्टी हो गया, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, डैट इज़ गोरखा इन्वेजन। ठीक है? तो ये आपके लिए मेनली इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ब्रिटिश रूल भी है उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट, पर ये अलग से टॉपिक दिया गया है। तो पहले हम इनकी बात करते हैं कि कत्यूरी, परमार डायनेस्टी और इनको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, वैसे तो आपने प्री के टाइम पे ये चीज़ें पढ़ ही ली होंगी, बट अब इनको मेंस के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए क्या है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है, कत्यूरी डायनेस्टी के हो सकता है कि कम से कम 15-20 पेज की आपको कोई बुक मिले, और 15-20 एक कोई बुक मिले जिसमें 15-20 पेज का कत्यूरी डायनेस्टी समझाया गया है। बट मेंस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ नहीं करनी है आपको। कत्यूरी डायनेस्टी में आपको जस्ट 2-3 पेज के नोट्स बनाने हैं। 2-3 पेज के नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, अब मैं बता देता हूँ आपको, और इसी तरीके से आपको हर टॉपिक में करना है। जैसे कत्यूरी डायनेस्टी में आपने पहले तो ये उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया कि कौन थे ये, कहाँ के थे ये, कहाँ से आए, कौन इनका जो फर्स्ट शासक था वो कौन था। ठीक है? और इनके कुछ इंपॉर्टेंट राजा है, उनके बारे में 2-3-4-5 लाइनें आपने रट लेनी है या समझ लेनी है, जो आप पेपर में लिख सको। ठीक है? उसके बाद ये मुश्किल से आधा पेज में आ जाएगा आपके, या 1 पेज में आ जाएगा। उसके बाद कत्यूरी डायनेस्टी में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका कल्चर कैसे था, उनकी हिस्ट्री तो हमने पढ़ी ली, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कल्चरल हो गया। ठीक है? उसके बाद लैंड सेटलमेंट किस तरीके से था, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये कल्चरल में ही आ गया। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके 2-3 पेज के क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। बस उतना ही आपको पढ़ना है। आपको माइंड ये लगाना है कि जो एग्जामिनर है वो मेंस के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और आपको सोचना है कि यार कत्यूरी डायनेस्टी से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और फिर क्वेश्चन को विजुलाइज करना है, क्वेश्चन को एज्यूम करना है अपने माइंड में, और फिर उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। आपको इतने क्रिप्स नोट्स बनाने हैं कि क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाए आपसे, तो आप तुरंत वहाँ पे लिखो। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे आप में से तो बहुत लोगों ने पहले मेंस भी दिया होगा, यूपीएससी का भी दिया होगा, उत्तराखंड अपर पीसीएस का भी दिया होगा। तो क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको 2-3 पेज मिलते हैं,
और 2-3 पेज में हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं क्योंकि समय भी बहुत कम होता है। तो हमने हमारे नोट्स उतने ही बनाने हैं जितना हम पेपर में प्रोड्यूस कर पाएँ और उसको बार-बार रिवाइज़ कर पाएँ। ये थोड़ा-सा मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एम्फसाइज़ इन चीज़ों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है कि यार मेंस की तैयारी हम किस तरीके से करें। तो आई होप मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी होंगी, समझा दी होंगी और आप लोग समझ भी गए होंगे इस तरीके से, ठीक है? इसी तरीके से आपको परमार डायनेस्टी में भी इसी तरीके से करना है कि परमार डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर है, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर वहाँ पे उनकी हिस्ट्री किस तरीके से थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना था, एडमिनिस्ट्रेशन में 4-5 लाइन लिख ली, सोसाइटी की भी 4-5 लाइन लिख ली, इकोनॉमी उनकी किस तरीके से 4-5 लाइन लिख ली, उनके रिलेशन अदर डायनेस्टीज़ के साथ किस तरीके से, जैसे चंद डायनेस्टी के साथ किस तरीके से, गोरखाओं के साथ किस तरीके से, तो इस तरीके से आपको मुश्किल से 2-3 पेज का नोट्स होने चाहिए और वो आपको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करने हैं, है ना? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से गोरखा ने कब इन्वेजन करा, उनमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट राजा थे, उनके बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ ली, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, लैंड सेटलमेंट कैसे था, उनके जो डिफरेंट चीज़ें थी वो कैसे थी और बस इतना ही कर दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है? और डिफरेंट जो डायनेस्टी है उनका दूसरी डायनेस्टी के साथ किस तरीके से संबंध थे वो भी आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर रूल है कि ब्रिटिशर जब आए तो उनका किस तरीके से जब वो आए तो उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, लैंड सेटलमेंट करा, उनकी फॉरेस्ट पॉलिसी जो इम्पोर्टेंट है वो चलाए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद टीरी स्टेट आ गया था, है ना? अब टीरी स्टेट में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रूलर थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, इन पे 4-4 5-5 लाइन आपने लिख लेनी है और अपने नोट्स बना लेने हैं। मैं ये कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर जर्नलिज्म, ठीक है? तो वर्नाकुलर जर्नलिज्म मतलब जो हमारी लोकल जो लोग थे, यहाँ के जो प्रोमिनेंट जो लोग थे उत्तराखंड के, उन्होंने किस तरीके से जर्नलिज्म में भाग भाग किया, है ना? जैसे आपने बुद्धि बलवंत के बारे में पढ़ा होगा और जिन्होंने अल्मोड़ा अखबार लिखा। फिर हमारे ये जिन्होंने शक्ति पत्रिका निकाली, है ना? इसके अलावा हरिप्रसाद टमटा जी जिन्होंने समता पर पत्रकारिता निकाली, है ना? इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अलग-अलग पत्रिकाएँ निकाली। उन पत्रिकाओं को जब उन्होंने निकाली, जो जर्नलिज़्म उन्होंने निकाला, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें आपको रट लेनी हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड स्टेट में जो नेशनल मूवमेंट हुआ, है ना? नेशनल मूवमेंट हुआ, उसके बाद जैसे नेशनल मूवमेंट में जैसे श्रीदेव सुमन जी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनका क्या रोल रहा है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो पढ़नी है और बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। इसके अलावा वो जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर है जैसे श्रीदेव सुमन जी हो गए, हमारे वीर चंद गढ़वाली हो गए, इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत हो गए, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। फिर मर्जर ऑफ द टिहरी स्टेट, तो ये टिहरी मूवमेंट वाला जो चीज़ें हैं मैंने पहले भी बताई थी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ना है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप पीवाईक्यूज़ भी देख सकते हैं और पीवाईक्यूज़ से भी आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जो मेंस है, जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है उसके बाद भी लिमिटेड फ्रेमवर्क होते हैं, उसने भी लिमिटेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो भी यही कोशिश करता है कि जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उन पे ही क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आपको भी क्या करनी है, जो इम्पोर्टेंट थीम है जो सिलेबस में दी गई हैं उनको पहले तैयार करना है और उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएँगे, 8 नंबर वाले क्वेश्चन आएँगे, 10 नंबर वाले क्वेश्चन आएँगे, तो माइंड में इस तरीके से विजुअलाइज़ करना कि यार अगर इस पे 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं किस तरीके से लिखूँ? 8 नंबर वाला आएगा तो किस तरीके से लिखूँ? 10 नंबर वाला आएगा तो किस तरीके से लिखूँ? है ना? तो इस तरीके से विजुअलाइज़ करके आपको चीज़ें चलनी हैं। फिर इसके अलावा उत्तराखंड में जो पॉपुलर मूवमेंट हुए, जब उत्तराखंड बनने से पहले जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट थे, है ना? कुल्ली बेगार मूवमेंट वाज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। डोला पाल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। जैसे कोई भी मूवमेंट होता है ना, तो ये मूवमेंट क्यों चला, किस वजह से चला, किसके अगेंस्ट चला, किन लोगों ने चलाया, कहाँ कौन से एरिया में चला, है ना? 3-4 पॉइंट तो यही हो गए। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट तो यही हो गए आपके, है ना? तो इस तरीके से विजुलाइज़ करके चीज़ें चलनी होती हैं। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनको चीज़ें पता नहीं हैं, इसलिए उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये चीज़ हो गई, है ना? चिपको मूवमेंट हो गया, चिपको मूवमेंट में कौन-कौन लोग थे, कौन-कौन एसोसिएट थे,
इसी तरीके से एंटी लिकर मूवमेंट हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गया, इसके बाद एंटी प्रिंसली टीरी स्टेट की जो मूवमेंट चले। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है, मूवमेंट ऑफ सेपरेट उत्तराखंड स्टेट एंड इट्स इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। तो उत्तराखंड को जब सेपरेट मूवमेंट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसमें से यूकेडी इज़ द प्रोमिनेंट, है ना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे उसमें। कौन कौन लोग थे, जैसे कौशिक समिति बनी थी, है ना, दीक्षित समिति बनी थी, और उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, ये सारी चीज़ें, और क्यों उत्तराखंड को बनाया जा रहा था, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से विजुलाइज करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। तो सोसाइटी क्या है, आप सभी को पता है। आप अगर जो उत्तराखंड वासी है उनको तो पता ही है ना हमारी सोसाइटी कैसे है, हमारा कल्चर कैसा है ना। उसमें फोक डांस होंगे, फिर उसमें फोक डांस होंगे, फोक सॉन्ग होंगे, हमारी क्राफ्ट होगी, जैसे एपन हो गया, है ना, रम्माण हो गया, हमारी ये जो हेरिटेजेस हैं, है ना, हमारे फूड हैबिट हो गए, जैसे जंगोरा, मंडवा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड हो गए, जो गढ़वाल वाले होंगे, जो कुमाऊँ वाले होंगे, उनको पता है हमारे टेम्पल्स कौन हैं, क्या क्या हैं, किस तरीके से मेले लगते हैं, किस तरीके से हम उनको मनाते हैं, है ना। देवी दुर्गा का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, कब लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो हमारी इम्पोर्टेंट ट्राइब है, जैसे थारू हो गया, जौनसारी हो गया, उनकी क्या कल्चर है, किस तरीके से उन कल्चर है उनके, क्या फोक डांसेस हैं उनके, कौन से देवता को वो ज़्यादा मानते हैं, उनमें जो मैरिज सिस्टम है वो किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद करते हैं उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ये तो हो गया कि जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके से उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरीके की है, कितने उसमें एमएलए हैं हमारे, है ना। उसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से है, जैसे जैसे पहले ग्राम प्रधान है, फिर क्षेत्र पंचायत होते हैं, फिर जिला पंचायत होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ में क्या हो गया, जैसे वुमेन के लिए अलग पॉलिसीज़ हैं, जो चाइल्ड हैं उनके लिए अलग पॉलिसी है, जो हमारे ओल्ड एज हैं उनके लिए अलग पॉलिसी हैं, अलग स्कीम है। मुख्यमंत्री ये स्कीम हो गया, टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम हो गया, माइग्रेशन से रिलेटेड स्कीम हो गया, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी है। एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, सर्विसेज से रिलेटेड हो गया, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी। तो दीज ऑल आर थिंग्स कवर्ड अंडर पब्लिक पॉलिसीज़, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। उसके बाद ये प्रेशर ग्रुप वाला है। तो जैसे प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं, लॉबी होती है, जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है तो वो क्या बोलती है कि हमारी मांग स्वीकार करो। फिर जैसे फार्मर यूनियन होती है तो फार्मर बोलते हैं हमारी एमएसपी इतना बढ़ाओ, इतना घटाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। तो उत्तराखंड के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारी कैबिनेट होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग सचिवालय के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, और डायरेक्टोरेट्स हैं, निदेशालय हैं। फिर हमारे अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लॉक लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, और पंचायती राज के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ये आपस में लिंक्ड है। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, पंचायती राज में किस तरीके से काम होना चाहिए, उसके लिए कैसी फंडिंग होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें आपस में क्या लिंक है। फिर उस तरीके से पब्लिक ने, हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनाई है पंचायत के लिए, और नगर निकाय हैं हमारे, नगर पंचायत हैं हमारे, ये सारी चीज़ें हैं, उनमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ग्राम लेवल पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब जैसे उत्तराखंड की बात करें तो गुड गवर्नेंस की बात करेंगे हम, तो जैसे सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। 1905 है ना, अपनी सरकार पोर्टल है, ये सारी चीज़ें, सीएम डैशबोर्ड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लोकायुक्त है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, राइट टू सर्विसेज है। राइट टू सर्विसेज के अंदर आपको बहुत सारी, जैसे हम लोग जैसे अपना डोमिसाइल बनाते हैं, इसके अलावा हम अपना जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, ये हम क्या करते हैं, जो लोकल लोग हैं वो सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो राइट टू सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जो
हर किसी एक आम इंसान को अवेल हर एक जो आम इंसान होता है वो अवेल करता है, और जो सरकारी आदमी होता है उसको उस सर्विसेज को लोकल लोग को देना होता है। इसकी रिपोर्ट हमेशा शासन को जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आजीविका मिशन है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उन ताकि लखपति दीदी स्कीम हो गया, एग्रीकल्चर में उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे डिफरेंट यहाँ पे लिख रखा है इम्पोर्टेंट आयोग, तो जैसे प्लान आयोग हो गया हमारा, तो ये इम्पोर्टेंट आयोग है। इसके अलावा सेतु है, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, जैसे सेतु है ना, उत्तराखंड के अंदर सेतु है। जैसे नीति आयोग है ना, वैसे उत्तराखंड के अंदर सेतु है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहुत ही मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने चीज़ें बता दी हैं। तो जिस तरीके से मेरे माइंड में दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको भी पॉइंट लिखने हैं। और ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, देखिए जैसे ये उत्तराखंड में स्टेट पॉलिसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी है। तो जैसे हिमांशु कपाटिया सर की जो बुक है ना, उसमें अच्छा खासा ये चीज़ दे रखी है। अगर आप वो बुक देखोगे तो उसमें अच्छी खासी दे रखी है, इंग्लिश में है ये बुक। इसके अलावा विंसर ईयर बुक आती है, विंसर ईयर बुक से भी आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे की जो इम्पोर्टेंट थीम है, वहाँ से भी आप चीज़ों को इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पोर्टेंट थीम है, बजट में जो इम्पोर्टेंट थीम है, जैसे ज्ञान है बजट के अंदर, है ना। तो जैसे ये हो गया कि गरीब हो गया, युवा हो गया, अन्नदाता हो गया, नारी हो गया, इनके बारे में बताया गया है ना। फिर विजन 30 डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड के अंदर, विजन 2030 डॉक्यूमेंट है, ये हो गया। जैसे कि अभी बताया गया है कि जो उत्तराखंड का जो तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसके लिए कि ताकि उत्तराखंड का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, जो जो मैंने आपको बताया। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, विजन 2030 डॉक्यूमेंट हो गया, विंसर एयर बुक हो गई, हिमांशु कपल्टे सर की बुक हो गई, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक जो ये पहला वाला जो पेपर है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हम अब बात करते हैं जनरल स्टडी 6 की बात करते हैं, पेपर 8 की बात करते हैं कि जो कि लास्ट पेपर होने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, बट डिस्कशन अच्छा होना चाहिए। जिसको देखनी है वीडियो वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा, है ना। तो ज्योग्राफी की बात करते हैं सबसे पहले, जो पेपर 2 है, यानी कि पेपर 8 है, और बात करें पेपर 2 है उत्तराखंड का। तो ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, तो जो लोकेशन एक्सटेंड, ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट है रिलीफ फीचर कैसे हैं, जैसे ट्रांस हिमालयज हैं, फिर मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय है, फिर दून्स हैं, फिर बाबर है, फिर तराई है ना। फिर उसके बाद डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम है, 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम है हमारे, जैसे अलकनंदा का, भागीरथी का, काली नदी का। फिर हमारी वेजिटेशन किस तरीके हैं, सॉयल, ग्लेशियर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप अब देखो। जैसे मेंस में पूछेंगे तो ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि यार इस ग्लेशियर है, ये जैसे मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, इस नदी को डिस्क्राइब करो, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है यार। क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा ना, जो काली नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है ना, उससे किस रीजन को बेनिफिट होता है, क्या ये काली नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है क्या वो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्या ये डिजास्टर लाता है कि नहीं लाता है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो उस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। मिट्टी से जुड़ी हुई लोग हैं उत्तराखंड के, तो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें पूछेंगे। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने क्या करा है ना, हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस दे दिया है। जैसे कीवी पॉलिसी हो गई उत्तराखंड की, एप्पल कल्टीवेशन पॉलिसी हो गई उत्तराखंड की, इस पे काफ़ी फोकस कर रही है हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट। तो इसके बारे में पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, तो एनिमल हस्बेंड्री में जैसे हो गया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ये सारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है धीरे धीरे, ये चीज़ होगी। फिर उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर डिफरेंट रोड बन रही है, डिफरेंट रेल बन रही है, जैसे अपने ऋषिकेश और कर्णप्रयाग वाला रेल बन रहा है। फिर डिफरेंट एयर लिंकेजेस बन रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा उत्तराखंड आपको पता है कि हाइड्रो पावर का हब कहा जाता है। तो क्यों जो बड़े पावर हब हैं, बड़े जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, क्यों वो डिजास्टर लेके आ रहे हैं, क्यों स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बनाने चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। वाटर स्कैरिसिटी उत्तराखंड के अंदर क्यों हो रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। टूरिज़्म तो आपको पता ही है, कितने नेशनल पार्क हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्यों ये बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
बाकी जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेंसिटी, ये वगैरह वगैरह, ये माइग्रेशन पैटर्न है। तो माइग्रेशन पैटर्न में जैसे हमारे गोस्ट विलेजेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा गोस्ट विलेजेस को कम करने के लिए उत्तराखंड में जैसे वाइब्रेंट विलेज स्कीम चलाई गई है ना। फिर इसके अलावा जैसे होम स्टे स्कीम चलाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका ये क्यों माइग्रेशन हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है ना। अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अब धीरे धीरे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अभी उत्तराखंड के अंदर कितने अर्बन पॉपुलेशन है, आने वाले टाइम में कितनी हो सकती है, और जब पॉपुलेशन अर्बन एरिया में बढ़ेगी तो उसके लिए क्या बेसिक फैसिलिटी गवर्नमेंट को लानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से सोचा जाता है, समझ रहे हैं आप बात। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, सेंसस से मिलेगा, उत्तराखंड के सेंसस से मिलेगा। इसके अलावा हिमांशु कपाटिया सर की जो बुक है वहाँ से आपको अच्छा खासा इसका नॉलेज मिल जाएगा। विंसर ईयर बुक है, वो भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ये चीज़ होगी, है ना। फिर बात करते हैं हम मिनरल्स वगैरह की, ये भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये वाडिया इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट वगैरह है उत्तराखंड की, जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, उनको भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा खासा चीज़ें मिल जाएंगी। फिर ये वाला जो सेक्शन है ये हिमांशु कपाटिया सर की बुक में अच्छा दिया गया है, साथ साथ में विंसर ईयर बुक से भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। जैसे और ये जैसे पर कैपिटा इनकम, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें रहती हैं। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है उत्तराखंड की, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है एमएसएमई पॉलिसी, ये भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्या है, अभी आपको पता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है उत्तराखंड के अंदर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। जैसे चार धाम रोड बन रही है, और इसके अलावा डिफरेंट ब्रिजेस बनने हैं, और टनल बन रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, फिर वही डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या क्या हो रहा है, ये वगैरह वगैरह। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, उत्तराखंड बजट, ये आप वहीं से पढ़ सकते हैं उत्तराखंड बजट से। इसके अलावा पोवर्टी, माइग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लोगे, है ना। ये भी हिमांशु कपाटिया सर की बुक में अच्छे से दे रखे हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, डिजास्टर की बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट में डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ें दी रहती है, तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। पास्ट में हमारी डिजास्टर की हिस्ट्री किस तरीके से रही है, रिसेंट ईयर में कौन कौन सी डिजास्टर हुई है, फ्यूचर में इन डिजास्टर को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़नी है ना। ये सारे मैन मेड डिजास्टर होता है या नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो डिजास्टर हैं उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का क्या रोल है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं ये वाला जो ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। तो क्या होता है ना, जब भी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, ह्यूमन का मतलब ह्यूमन हमारी जो हम लोग हैं, हम ही तो ह्यूमन रिसोर्सेज से लोग हैं। तो इन लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग को किस तरीके से किया जा सकता है, मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज में यही चीज़ आती है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कब होगी, जब यार किसी के पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी स्किल होगी। जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर एजुकेशन, उत्तराखंड में एजुकेशन किस तरीके से है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड ने लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड में राइट टू एजुकेशन का क्या स्टेटस है, सर्व शिक्षा अभियान का क्या स्टेटस है, जो डिफरेंट डाइट होती हैं। फिर उसके बाद नेशनल स्टेट लेवल पे होता है ना, ब्लॉक लेवल पे होता है, सीआरसी होते हैं, बीआरसी होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये जो डिफरेंट जो मिशन है उत्तराखंड में, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसके अंदर क्या क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, वुमेन के लिए क्या स्कीम है उत्तराखंड की, जो जैसे वात्सल्य योजना है, वात्सल्य स्कीम है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उत्तराखंड के अंदर, उनका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज़ भी हम कवर कर चुके हैं, और किस तरीके से आपको पढ़ना है
ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी। किस तरीके से आपको दिमाग लगाना है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, कहाँ-कहाँ से आप ले सकते हैं चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जैसे डिज़ास्टर वाली बात करें तो डिज़ास्टर में जैसे क्या होता है ना, उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। जैसे डिज़ास्टर की बात करूँ तो उत्तराखंड में कौन-कौन सी डिज़ास्टर आए, नेशनल लेवल पे हम डिज़ास्टर के बारे में क्या कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे सिंडाई फ्रेमवर्क है, तो इस सिंडाई फ्रेमवर्क को किस तरीके से बोला है कि क्या-क्या होनी चाहिए, है ना? 7 पॉइंट है आई थिंक सिंडाई फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मिला-जुला के आपको चीज़ों को करना है और तब जाके आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बहुत समय लगा दिया है इस वीडियो पे और अब आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से करना है। तो आई होप इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद आपको कुछ बेनिफिट हुआ है और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज़ इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ-साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ-साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे अब हम मंडे से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालेंगे और आप चाहे तो क्वेश्चन को लिख के वहाँ पे भेज सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।